तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशंस हैं और किन किन फील्ड्स पे उसका यूज़ होता है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज बहुत ही ईजी तरीके से इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरी वाइज है ना, कंप्लीटली इसमें एकदम थ्योरी मिलेगी आपको। तो इसको देखो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। हम लोग यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करेंगे, जो भी डेफिनेशंस हैं उनको कवर अप करेगी और देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग आएगा या मान लीजिए जो आपके शॉर्ट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, उनमें हम कैसे जो कह लो कि ग्राफ बना सकते हैं, है ना, या हम लोग उनमें से कैसे माइंड मैप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि जो हमारा आंसर हो, अगर मान लो हम एआई का लॉन्ग लिख रहे हैं, ठीक है, तो एआई के लॉन्ग के अंदर जो हमारा आंसर हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। इन सब चीज़ों को लेके और प्लस टॉपिक्स को कवर अप करते हुए हम लोग आज के इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये भी जान लो कि ये भी आपको दिखने ही वाला है, श्योर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भाई देखो डेफिनेशन क्या है, किसकी किसकी डेफिनेशन है, एआई की, कि व्हाट इज एआई, आखिर जो एआई है वो होता क्या है। देखो क्या लिखा है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू अ सिमुलेशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट आर डिजाइंड टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। मतलब क्या है कि किसी भी मशीन को, है ना, ऐसा डिजाइन करना, ऐसा बनाना कि वो क्या करे, वो थिंक करे और क्या करे, एक्ट करे किसकी तरह, ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह वो सोचे और उनकी तरह वो बिहेव करे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एआई, शॉर्ट में आ रहा था, क्या लिखोगे, एआई इज अ estimation of a human intelligence in machines that are designed to think and act like human। कि भाई क्या कर रही हैं, जो मशीन्स हैं वो इंसानों की तरह एक्ट कर रही हैं और उनकी तरह क्या कर रही हैं, थिंक कर रही हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, एआई। ठीक है, फिर देखो लिखा है एआई सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। कौन कौन से काम में आ रहा है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम में आ रहा है, लर्निंग के काम में आ रहा है, ठीक है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के काम में आ रहा है, जो पैटर्न्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के काम में आ रहा है और डिसीजन लेने के काम में हमारा एआई आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर देखो लिखा है दीज मशीन्स आर सिस्टम कैन बी प्रोग्राम्ड टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर्स एंड इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस ओवर अ टाइम थ्रू डेटा एंड द एक्सपीरियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एआई के अंदर, कि जो हमारा एआई है वो क्या करेगा, वो उस अपने जो भी डेटा है, उसके पास जो भी डेटा मिला है उसको, उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब हम लोग कह लें कि मान लो चैट जीपीटी से हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो वो जो अगला हमारा जवाब देगा, एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया, फिर जो अगला जवाब होगा तो वो हमारे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देगा। अगर आपने हिंदी में क्वेश्चन पूछा है तो अगर आप अगला क्वेश्चन नॉर्मली पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी वो हिंदी में देगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि नहीं भाई जो हमारा यूज़र है वो क्या है, वो हमारा हिंदी को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है या वो हिंदी स्पीकिंग वाला पर्सन है। ठीक है, तो जो एआई होता है वो क्या करता है, वो डेटा के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करता है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसकी डेफिनेशन की, किसकी डेफिनेशन की, एआई की डेफिनेशन की। ठीक है, अब देखो आता है की फीचर्स ऑफ एआई, कि भाई आखिर एआई के फीचर्स कौन कौन से हैं, ये भी लिख लो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। इसके अलावा हम लोग एक सीरीज बनाएंगे पूरी, जिसमें हम लोग क्लास 10th के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे, है ना, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं उस वीडियो को लेके आता हूँ। ठीक है, देखो क्या फीचर्स हैं एआई के। तो पहला आपका जो फीचर लिखा है वो देखो लिखा है लर्निंग, कि भाई लर्निंग मतलब क्या है, एआई सिस्टम कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा एंड एक्सपीरियंस। अभी बताया मैंने आपको कि जो भी पास्ट का डेटा है, जो भी पहले का डेटा है, जो भी एआई के एक्सपीरियंस है, उनसे क्या करता है, उनसे एआई हमारा सीखता है और हमें बेटर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो पहला क्या होगा, लर्निंग। एग्जाम में आ रहा है भाई की फीचर लिखनी, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पे की फीचर्स, है ना, फीचर लिखा आपने, आपको पता है कितने फीचर्स हैं, 5 फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 और 5 करके आपने ऐसे ये ग्राफ बना दिया। यहाँ लिख दिया आपने लर्निंग, फिर लिखा आपने रीजनिंग, फिर लिखा आपने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक, और फिर लिखा आपने परसेप्शन, फिर लिखा आपने यहाँ पे लैंग्वेज,
अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस तरह क्या किया आपने, छोटा सा ग्राफ बना दिया। इससे क्या होगा ना कि जो एग्जामिनर है जो अभी कॉपी चेक कर रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम समझ लो आने ही वाले हैं, और जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको पता चलेगा कि भाई नहीं, बच्चे ने सिर्फ आंसर को लिखा ही नहीं है, बच्चे ने आंसर को तैयार भी किया है और बच्चे को आंसर अच्छे से आता भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखो अगला क्या लिखा है, रीजनिंग। देखो रीजनिंग क्या है, एआई कैन मेक अ लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो एआई को इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन एआई के पास में पहले से है, वो क्या करेगा, वो उसके साथ में उसका यूज करके लॉजिकल डिसीजंस को भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर देखो आपका आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग द डेटा। अगर काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो क्या, अगर आपने मान लो कोई भी खूब सारा डेटा दे दिया कि भाई हमें ये डेटा है, हमें इसका एक कोड चाहिए, जावा का कोड चाहिए या सी का कोड चाहिए मान लो, ठीक। तो एआई क्या करेगा, उस पूरे डेटा को एनालाइज करेगा, समझेगा कि भाई क्या है इसमें, क्या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, तुरंत हमारा जो एआई है वो हमारा एक कोड बना के हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक। तो ये इसको कहते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर देखो लिखा है फोर्थ फीचर आपका है वो है परसेप्शन। तो ये क्या होता है, एआई सिस्टम कैन बी रिकॉग्नाइज इमेजेस, स्पीचेस एंड पैटर्न। जो आपके एआई सिस्टम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, स्पीच को और पैटर्न्स को, इन सबको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, परसेप्शन, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर, या फॉर एमसीक्यू कह रहे हैं, 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज परसेप्शन इन एआई। तो एआई के अंदर जो परसेप्शन है वो क्या होती है कि जो एआई है वो इमेजेस को, स्पीच को, या हम लोग कह लें पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। फिर देखो आपका आता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की। जो एआई कैन अंडरस्टैंड द जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। जो एआई है वो क्या कर सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब समझ सकता है, और जनरेट भी कर सकता है किसको, ह्यूमन लैंग्वेजेस को, ठीक। फिर देखो आपका आता है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या क्या इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है एआई की। इससे आपका क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है आपका इसमें एक एमसीक्यू एग्जाम के अंदर या कोई शॉर्ट आंसर आपको इसमें से देखने को एग्जाम के अंदर मिले। देखो लिखा है अर्ली फाउंडेशन, मतलब क्या हुआ, 1940s के आसपास में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। देखो लिखा है द आइडिया ऑफ अ क्रिएटिंग मशीन दैट कैन थिंक डेट्स बैक टू द एंशिएंट टाइम। अर्ली फिलोसफर्स कैन एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तू भी बोलते हैं, डेवलप्ड लॉजिकल थ्योरीज दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ रीजनिंग यूज्ड इन एआई। मतलब क्या हुआ कि एंशिएंट टाइम में जो अरस्तू थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लॉजिकल थ्योरीज को डेवलप किया, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन्स को डेवलप किया, थ्योरीज को डेवलप किया, जिनसे क्या हुआ, और वो उसको नाम दिया गया रीजनिंग, ठीक है, जिसका यूज हम लोग आज भी एआई के अंदर कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। फिर तुम्हें आते हैं मैथमेटिशियन, कौन थे, चार्ल्स बैबेज, इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इनके असिस्टेंट थी, उनका नाम था एडा लवलेस, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल मशीन। इन्होंने जो बैबेज का एनालिटिकल इंजन था इसको डेवलप किया पहली बार, ठीक है। तो ये तो एक हिस्ट्री हो गई कंप्यूटर्स की, हम लोग कह लें, या हम लोग कह लें स्टार्टिंग की एआई की, कि भाई जो साइंटिस्ट थे उस समय के, जो मैथमेटिशियन थे उस समय के, वो कैसे एआई को, एक मशीन को थिंक कराएं, कैसे एक मशीन अपने आप से सोच सके, डिसीजन ले सके, इन सब पे धीरे धीरे काम कर रहे थे, ठीक है। देखो आपकी पूरी 1940s लिखा है। कई बार क्वेश्चन, ये जो 1940s है ना, ये एस का मतलब होता है ये पूरी सेंचुरी है, मतलब 1940 वाला पूरा जो दशक रहा है, ठीक है, वो पूरा इसमें इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपका आता है बीइंग ऑफ अ मॉडर्न एआई 1950s। देखो यहाँ पे नाम आता है इसका, एलन ट्यूरिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एलन ट्यूरिंग का ब्रिटिश मैथमेटिशियन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एआई। इनको एआई के पायनियर्स के नाम से जाना जाता है। इन 1950 ही प्रपोज अ ट्यूरिंग टेस्ट। इन्होंने क्या किया, एक ट्यूरिंग टेस्ट किया, अ मेथड टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ह्यूमन। मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक टेस्ट किया, और उस टेस्ट के अंदर इन्होंने चेक किया कि भाई जो एक मशीन है क्या वो इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं सोच सकती है, ठीक है। और इसी टेस्ट को कहा गया, इनका नाम दिया गया, उसको कहा गया ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो इनको भी हम लोग पायनियर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि इनको हम लोगों ने फादर नहीं कहा, और जो फादर की संज्ञा थी, जो फादर का था टाइटल हम लोग कह लें आएगा, वो किसको दिया गया, वो दिया गया जॉन मैकार्थी को, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहली बार टर्म था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पहले क्या था ना, इसके पहले लोग खाली बात कर रहे थे कि भाई मशीन कैसे सोच सकती हैं, मशीन कैसे रीजनिंग को सॉल्व कर सकती हैं, मशीन कैसे लॉजिकल थिंकिंग को कर सकती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी ने क्या किया, पहली बार 1956 के अंदर जो टर्म था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको उन्होंने क्वाइन किया। और कहाँ उन्होंने किया क्वाइन, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर, ओके। फिर देखो आपका आता है ग्रोथ एंड चैलेंजेस, कुछ ग्रोथ हुई, देखो कैसे क्या ग्रोथ होती है। फिर देखो आपका 1960 से लेके 1970s का, 1960s में बहुत ही स्लो ग्रोथ देखने को मिली हमें,
ठीक है। लेकिन 1917 में क्या हुआ कि जो एआई का सारा काम था वो सारा क्या हुआ, फिर सेटबैक्स ना, काफ़ी ज़्यादा वो पीछे चला गया। लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर एंड अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशन, क्योंकि सोचो आप एक बार कल्पना करो कि 1970s का दशक है, जो हम लोग आज मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, इतने टीबी की, उसमें क्या था कि चल रही थी फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी थी ना, बहुत ही छोटी मेमोरी हुआ करती थी। और 1970s के टाइम में तो एकदम अर्ली फेज था कंप्यूटर का। कंप्यूटर धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे थे ना लेवल, जो जो लोगों की एक्सेप्टेशंस थी कि भाई मशीन खुद से सोचेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो वो सब जो चीज़ें थी उसको जो कंप्यूटर थे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। इसलिए क्या हुआ, इतने सारे इश्यूज़ के कारण जो पूरा एक काम था एआई का, तो लोगों ने कहा कि भाई अब एआई जो है सब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट में अच्छा लगता है, बातों में अच्छा लगता है, रियल में एआई को ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, इस दौरान पूरे एआई को क्या कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया। इन सारे प्रोडक्ट्स को जो चल रहे थे उस समय उनको शट डाउन कर दिया गया, और इसी चीज़ को हमने किस नाम पे जाना, इसको जाना हमने एआई विंटर के नाम पे, कि भाई इस दौरान क्या हुआ कि जो एआई के काम थे सारे वो रुक चुके थे। ठीक है, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई एआई विंटर क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि भाई एआई विंटर क्या है, कि 1970s के दशक में जो सारे एक्सपेक्टेशंस थे वो काफ़ी अनरियलिस्टिक लग रहे थे, जो कंप्यूटेशनल पावर थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। इसलिए क्या हुआ, जो सारे एआई के रिसर्च हो रहे थे सारे वो सेटबैक्स हो गए, चले गए वापस, उनको बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, और इसी को हमने जाना एआई विंटर के नाम पे। ठीक है, फिर देखो आपका आता है 1980s और 19 से लेके 1990s का दशक। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे काम होना शुरू हुआ। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अ ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, जो साइंटिस्ट थे उस समय के, उन्होंने काम करा किस पे, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया, जो कि इंसान के जो ब्रेन के स्ट्रक्चर है, हम लोग ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और वो डेटा को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके उस समय के साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया। दीज नेटवर्क अलाउड अ मशीन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। इससे क्या हुआ कि जो मशीन थी वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, डेटा से लर्न करना और प्रेडिक्शंस करना भी धीरे धीरे सीखने लगी थी। बाय द 1990s एआई सिस्टम वर सक्सेसफुली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। 1990s आते थे, क्या हुआ, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में और रोबोटिक्स में क्या हुआ, जो सारे आपके एआई सिस्टम थे उनका यूज धीरे धीरे वहां पे होने लगा। फिर देखो हम लोग बात करेंगे 21st सेंचुरी की। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो एआई की रैपिड एडवांसमेंट थी वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, 21st सेंचुरी के अंदर देखने को मिल रही है। कैसे मिल रही है, क्योंकि हम लोग कई सारे क्या कर रहे हैं, वॉइस असिस्टेंट का यूज़ करना हम लोगों ने शुरू किया। सीरी है, गूगल असिस्टेंट है, आपका एलेक्सा वगैरह हो गया, इनका यूज़ किया हमने। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स, ये क्या कर रहा है, ये आपका रिकमेंडेशन जो पेज होता है ना, कि भाई जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वही वीडियो दिखाई जाती हैं आपकी फीड में जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हो, जिनको आप देखा करते हो जनरली। ठीक है, तो ये जो सारे काम है ये सारा कौन कर रहा होता है, बैकएंड में एआई कर रहा होता है। AI is now considered as a key technology that is transforming industries like a healthcare, और कहाँ यूज़ हुआ, हेल्थ केयर में, एजुकेशन सेक्टर में और एग्रीकल्चर और फाइनेंस सेक्टर में भी क्या हुआ, एआई का यूज़ धीरे धीरे होना अब स्टार्ट हो गया है। और अब तो प्रेजेंट टाइम के तो इरा में हम लोग बात करें तो बहुत ही ब्रॉडली इन सब का यूज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है एआई का। पहला पॉइंट आपका ये भी है, क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 मार्क्स के अंदर आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मान चलो कि लगभग 50 to 60% इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाकी सारा सिलेबस कवर अप है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है भाई स्मार्टर मशीन्स इन द फ्यूचर एआई विल मेक मशीन इवन स्मार्टर। आने वाले समय में क्या होगा, जो एआई है वो क्या करेगा, वो मशीन्स को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना देगा। कैसे बनाएगा, लिखा है सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एआई सॉल्व कर देगा एकदम ह्यूमंस की तरह। एंड इम्प्रूव देमसेल्फ ऑटोमेटिकली बाय लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और क्या करेगा, खुद को इम्प्रूव भी करेगा। कहाँ से, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख के। एवरीडे लाइफ धीरे धीरे क्या होगा, जो एआई है वो क्या बन जाएगा, हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा कई सारे तरीकों से। जैसे कि मान लो प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग जो चैट जीपीटी है उसका काम कई जगह यूज़ कर रहे हैं उसको। ऐसे मान लो हमें कोई पेपर सॉल्व करना है, हमें नोट्स बनाने हैं, या मान लिया हमें कोई क्वेश्चन होमवर्क मिला है स्कूल का उसको सॉल्व करना है, या मान लो हमें कोई आइडिया चाहिए, हमें स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो इन सब जगह आजकल हर जगह क्या हो रहा है, चैट जीपीटी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो एआई है वो हमारे डेली लाइफ का पार्ट और ज़्यादा बनता चला जाएगा। बिकम अ मोर इंटेलिजेंट एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, बिकमिंग अ कॉमन ऑन द रोड। और आजकल जो क्या हो रहा है, जबकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही हैं धीरे धीरे रोड्स पे भी, मतलब रोड्स पे भी वो आ रही हैं ना। फिर आपका आता है हेल्थ केयर। ठीक है, लिखा एआई विल हेल्प द डॉक्टर इन रिकग्नाइज द डिसीज मोर एक्यूरेटली एंड फास्टर। जो एआई है वो क्या कर रहा है, वो जो डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है, कहाँ पे, टू डायग्नोसिंग डिसीजेस को क्या करने में, पहचानने में। ठीक है, फिर देखो आपका आता है जॉब्स। While
AI विल टेक ओवर रेपिटेटिव जॉब, जो भी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे वही एक सिंगल काम बार बार करना है, लाइक डेटा को शॉर्ट करना है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देना है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि जो AI है वो अपनी जगह ले रहा है, जो लोग हैं उनको किसी ह्यूमन की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो एक AI को एक बार बनवा लेते हैं। देखा होगा ना आपने, जैसे कि मान लो आपने स्विगी का है, जोमेटो का है, तो इनके चैट असिस्टेंट्स होते हैं, है ना। अभी हम लोग एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, होपफुल जल्दी ही वो आ जाएगी, तो उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक चैट असिस्टेंट हो आपका, कि जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकें कि भाई आपको कोई क्वेरी है छोटी मोटी, आपने क्या करा, आपने उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए उससे पूछ लिया और वही सेम क्वेश्चन का जवाब वो एज इट इज दिया करेगा, ठीक है। तो ये बात इसकी जॉब्स की। फिर आपका आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजंस हैं, AI विल असिस्ट कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स इन अ मेकिंग बेटर डिसीजंस बाय एनालाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली एंड प्रोवाइडिंग अ यूजफुल इंसाइट्स, है ना। जो AI है वो क्या करता है, कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट है, जो काफ़ी बड़ा बड़ा डेटा है कि पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन है और इसमें इस टाइप के लोग ये हैं, इकोनॉमिकल मान लो गरीब इतने हैं, अमीर इतने हैं, मिडिल क्लास के लोग इतने हैं, अपर मिडिल क्लास इतने हैं, लोअर मिडिल क्लास के इतने सारे लोग हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मान लो गवर्नमेंट है तो वो कौन सी योजनाएं बनाए, क्या क्या चीज़ें वो गवर्नमेंट के लिए लोगों के लिए वो कर सकती है। इन सब चीज़ों पे क्या होता है, AI का यूज़ आजकल धीरे धीरे होने लगा है कि बिग डेटा को, काफ़ी बड़ा डेटा है, उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर देखो आया है AI डिफरेंट फील्ड्स। AI का यूज़ कैसे कहाँ कहाँ कर रहा है, देखो हो रहा है। देखो अपने हाथ को थोड़ा हम लोग जल्दी कवर अप करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है आपका, ये हो सकता है कि आपका ये लॉन्ग में आ जाए, है ना। लॉन्ग में आने के चांसेस इसके हैं कि भाई AI क्या होता है, उसका यूज़ हम लोग डिफरेंट फील्ड्स में कैसे कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो मतलब 8 मार्क्स का आएगा, और इसका आंसर आपको एज इट इज जैसे दिया हुआ है इसमें वैसे ही फ्रेम करके लिखना। डालना पहले हेडिंग यहाँ पे हेल्थ केयर, फिर आपका सेकेंड एजुकेशन, ठीक, फिर आपका देखो आ गया एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, और इन सब पे क्या करना, एक ग्राफ बना देना। पहले AI को लिखना कि भाई व्हाट इज AI होता क्या है, ये लिखा आपने। फिर डाला हेडिंग आपने AI इन डिफरेंट फील्ड्स, फिर आपने एक सर्किल बनाया, यहाँ लिखा कि AI इन डिफरेंट फील्ड्स या फील्ड्स ऑफ AI लिखा आपने, और यहाँ पे करके क्या करा आपने, खूब सारे ग्राफ अपना बना दिए, सारे पॉइंट को यहाँ पहले आपने लिख लिया। फिर उन पॉइंट्स, उन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे मतलब अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है। देखो पहला लिखा है हेल्थ केयर। देखो हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ हो रहा है, डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा है, ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है पेशेंट की, और कहाँ यूज़ हो रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट। AI चैटबॉट्स हैव help the patient by answering the health related question and providing them information। मतलब क्या है कि AI है, आपने कहा कि भैया AI से कि हमारा जुकाम हो गया है और ये हो रहा है, या मान लो आपने कहा कि भैया मेरे सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर मेरे पीले पड़ रहे हैं, तो बताओ मुझे कौन सी बीमारी है या कौन सी दवा हमें लेनी चाहिए। तो AI क्या करेगा, वो आपकी चीज़ों को एनालाइज करेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट जो भी आपके लिए सही होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर देखो आपका आता है एजुकेशन। देखो शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है, तो लिखा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, है ना। प्रेजेंट टाइम में क्या था कि मान लो जब हम लोग क्लास 10th में थे या 12th में थे, तो उस समय कोई भी फीचर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था, ओनली बुक्स थी और जो टीचर्स थे या जो एक दो कोचिंग हुआ करती थी, जहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन तरीके से सीखना पड़ता था। अब मान लो हम बिलोंग करते थे छोटे शहर से, ठीक, काफ़ी छोटा शहर है, वहाँ पे टीचर्स भी हैं, अच्छे थे, सब टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी जो बच्चा एक कोटा में पढ़ पा रहा था। लेकिन आज क्या है, आज आपके पास में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, तो यहाँ पे क्या है, आप अपने मोबाइल पे ही सारे पूरे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो उनको, सुनना। तो ये सारी चीज़ें, या फिर मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या क्या आप डाला ChatGPT पे कि भाई ये टॉपिक है मैं समझा दूँ, तो क्या कि ChatGPT ने आपको बेस्ट तरीके से क्या किया, वो टॉपिक को समझा दिया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, इसमें क्या है, एजुकेशन के क्षेत्र में AI का बहुत बड़ा योगदान है। फिर आपका आता है देखो ट्यूटरिंग ना, AI ट्यूटर्स कैन हेल्प द स्टूडेंट विद देयर होमवर्क एंड स्टडीज बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट। फिर देखो आपका आता है एग्रीकल्चर। देखो खेती का सेक्टर क्या है, इंडिया जो है हम लोग जानते हैं कि एक फार्मिंग, हम लोग कह लें खेती कृषि प्रधान देश है, मेन यहाँ पे जो काम है वो फार्मिंग ही होता है लोगों का। तो इन सब में भी क्या है, AI बहुत ज़्यादा यूजफुल धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, ठीक है। जो कैसे हो रहा है, देखो जो AI है वो क्या करता है, वो फार्मर्स को हेल्प करता है कहाँ कहाँ पे, मॉनिटर क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, सॉइल कंडीशन की, भाई मिट्टी कैसी है, बहुत सूख तो नहीं गई है, कि पानी की रिक्वायरमेंट तो मिट्टी को नहीं है, इन सब के लिए, और बेटर क्रॉप यील्ड्स के लिए ना, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ अ वाटर एंड पेस्टिसाइड, और कैसे पानी का यूज़ और पेस्टिसाइड जो हैं उनका यूज़ कम करा जाए, है ना। इन सब की चीज़ों को लेके भी AI हमें जो एक फार्मर है उसको हेल्प करता है,
और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, स्मार्ट फार्मिंग। ठीक है, फिर देखो आपका आता है ड्रोन्स। ड्रोन्स का यूज़ कहाँ होगा, देखो जो काफ़ी बड़े बड़े लार्ज फील्ड्स हैं उनमें क्या करना है, उनको मॉनिटर करने के लिए, आइडेंटिफाई द प्लांट डिसीजेस, पूरे प्लांट के कोई डिसीजेस को फाइंड करने के लिए, एंड इवन प्लांट सीड, और सीड को प्लांट करने के लिए भी, मतलब बीज बोने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज़ आज कई सारे कंट्रीज़ के अंदर फार्मर्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो आपका आता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। देखो इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, अपने आप क्या हो रही हैं, ऑटो ड्राइविंग कार्स आ रही हैं कि भाई आपको कार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार में आप बैठ गए, आपने डाला कि यहाँ यहाँ हमें जाना है, और कार आपको ऑटो तरीके से लेके चलेगी। इसके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन समझ लो, टेस्ला है ना, इसमें एक नाम आता है टेस्ला। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो टेस्ला। किसकी है, सब लोग जानते हैं, एलन मस्क की। ठीक है, फिर देखो आपका आता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी क्या होता है कि जो एआई है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों, क्योंकि एआई क्या करता है, कैन हेल्प मैनेज बाय द प्रेडिक्टिंग एंड रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेस्शन। मतलब क्या है, देखो कि जो एआई है वो क्या करेगा, वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसको पता है कि भाई मान लो कोई चौराहा है तो उसमें कब भीड़ होती है ज़्यादा और कब भीड़ होती है कम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ट्रैफिक को, रूट को चेंज कर सकता है, या हम लोग कह लें कि जो भी लाइट्स है उनको कंट्रोल कर सकता है, ताकि बेटर आउटपुट हमें देखने को मिले। फिर देखो आपका आ गया फाइनेंस। फाइनेंस में कहाँ यूज होगा आपका, फ्रॉड डिटेक्शन में है ना, कि भाई कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, आजकल बहुत सारे हो रहे हैं ना। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में कि जो एआई है वो किसी, मान लो कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, उसके पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेगा, समझेगा, देखेगा, सॉरी, कि भाई जो आपका शेयर है वो कब ऊपर गया है, कब नीचे गया है, ये ग्राफ बना था तो कब उसका पैसा राइज किया था। तो इन सब में क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जो एआई है वो क्या करेगा, इस पूरे डेटा को एनालाइज करके एक बेटर आउटपुट देगा और बताएगा कि भाई अब ये वक्त है कि आप पैसा अपना इसमें, इस वाले शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप पैसा यहाँ से निकाल लो क्योंकि ये कंपनी डूबने वाली है। जो कुछ होगा वो आपको एआई पहले से कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करके बता सकता है ना। फिर देखो आपका आता है एंटरटेनमेंट। मतलब क्या, रिकमेंडेशन देखा होगा, और गेम डेवलपमेंट। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या होता है, देखा होगा आपने कि यूट्यूब की फीड है, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो आपके में वही शॉर्ट्स आएंगे जो आप पसंद करते हो, ताकि आप उनको देखते रहो, आपका एंटरटेनमेंट कॉन्टिन्यूस तरीके से होता रहे। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि बैकएंड में जो नेटफ्लिक्स हैं, यूट्यूब हैं, जो अदर प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो सारे एआई का यूज करते हैं। फिर देखो आपका आता है गेम डेवलपमेंट। देखा, एआई इज यूज्ड इन मैनी वीडियो गेम्स टू क्रिएट ए स्मार्टर कंपोनेंट्स एंड मोर इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जो एआई है वो क्या कर रहा है, वो यूज होता है कहाँ पे, इन अ वीडियो गेम्स को बनाने में, उनको स्मार्ट, क्रिएट ए स्मार्टर अपोनेंट्स, है ना। कि मतलब जैसे कि मान लो आप लूडो खेल रहे हो, आप क्या खेल रहे हो, आप खेल रहे हो लूडो। ठीक है, लूडो में 4 प्लेयर होते हैं, लेकिन आपका 3 ही प्लेयर हैं, तो आपने कहा कि भाई 3 प्लेयर लेंगे, तो भाई एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ मान लो बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ अगर कोई नहीं बैठेगा तो ये जो वाला है ये तो आराम से अपना टहलते घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसकी गोटी कटेगी भी नहीं। तो आपने कहा कि हमको मजा नहीं आया, तो आपने क्या किया, आपने लूडो के अंदर एक प्लेयर अपने आप चुन लिया, जिसको तुमने कहा बोट, है ना, कि तुमने एक बोट को चुन लिया। अब ये जो बोट है वो आखिर है क्या, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एआई। ये क्या है, ये आपका एक एआई का एग्जांपल है कि जो वो बोट है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप डिसीजन ले रहा है, कब क्या चलना है, कब किसी गोटी काटनी है, कब नहीं काटनी है, इन सारी चीज़ों को वो कवर अप कर रहा है। ठीक है, फिर देखो आपका आता है रिटेल एंड शॉपिंग। देखो रिटेलिंग के लिए और शॉपिंग के लिए मतलब क्या है, दुकान पे गए, वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट लगा हुआ जो बता रहा है कि भाई आपने कहा भैया हमें ये लेना है कि नहीं, तो फिर चेक किया डेटाबेस में मशीन ने और बता दिया कि हाँ ये चीज़ तो है और वहाँ वहाँ पे रखी हुई है उस रैक में ना। फिर आपका देखो आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, वही चीज़ की कौन चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है, इन सब काम के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या आपका कि एआई का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक, फिर देखो लिखा है एडवांटेजेस क्या क्या हैं एआई के, कि आखिर जो हम लोग हैं, हमने जो देखा कि भाई एआई का यूज हम लोग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कि भाई एग्जाम के अंदर ये निश्चित क्वेश्चन आएगा, इससे 4 मार्क का आ सकता है, हो सकता है कि लॉन्ग भी आ जाए। लॉन्ग के अंदर मतलब व्हाट इज एआई, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एआई एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई, ऐसा क्वेश्चन आपको लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, देखो अब वो कह रहा है कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या है एआई की, आखिर एआई कहाँ कहाँ पे बेनिफिशियल है। तो पहला क्या कह रहा है कि एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, जो एआई हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा और एफिशिएंट होगा। मतलब जो भी हमारा आउटपुट है वो हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट बहुत ही कम समय में करके दे देगा। ठीक है, फिर देखो लिखा है ऑटोमेटेशन ऑफ अ रिपीटेटिव टास्क। अगर हमें कोई काम बार बार करना है, एडिटिंग करना है, मान लो चैट सर्विस हो गया, चैट बॉट वगैरह हो गया, डेटा एंट्री करनी है,
इन सब में क्या है, इन सब की ऑटोमेटेशन के लिए कि भाई अब रात में मान लो कोई यूज़र है, वो उसको कोई क्वेरी है, लेकिन क्वेश्चन उसका नॉर्मली है, तो उसके लिए किसी इंसान को नहीं जागना है, एक मशीन है, एक एआई लगा हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे, वो क्या कर रहा है, वो सारे आंसर्स को प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो आपका लिखा है 24/7 अवेलेबिलिटी, जो एआई है अगर वो क्या है, वो आपका 24/7 अवेलेबल हमेशा रहता है। अनलाइक ह्यूमन एआई सिस्टम डू नॉट नीड रेस्ट, है ना, जो एआई है उसको रेस्ट नहीं चाहिए, वो क्या करता है, वो लगातार बिना ब्रेक के काम कर सकता है, ठीक है। फिर लिखा है आपका डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट एरर रिडक्शन, एआई से क्यू से क्या होगा कि जो हमारे एरर्स वगैरह हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं ना। फिर देखो आपका आता है डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन को लेना है, मान लो आप कंफ्यूज हो कि भाई ये काम करेगी ना है, तो जो एआई है वो क्या करेगा, वो आपके डेटा को एनालाइज करेगा, सारे पैटर्न्स को देखेगा, ट्रेंड्स को देखेगा, और क्या करेगा, और आपको तुरंत एक डिसीजन बना के दे देगा कि भाई आप ये काम करो या ये काम ना करो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ की, हम लोग जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एवरी कॉइन हैज द टू फेसेस, है ना। उस तरह क्या है कि एआई के अंदर क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला क्या है, देखो है जॉब लॉस, इससे जो एक आम आदमी है उसकी जॉब पे काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है। कि भाई जो डेटा प्रोसेसिंग का काम हो गया आपका, या जो हम लोग कह लेंगे एक सिंपल से वर्कर है कोई, जिसको बार बार एक काम करना है, तो वो क्या, वो सारे काम वो कौन कर रहा है, बेन टाइम में अब एआई कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार तो जरूर हो रहे हैं। फिर देखो आपका आता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कि जो एआई है उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। एआई का जो डेटा है, एआई उसी डेटा का यूज़ करके आंसर देगा। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। हम लोग आज देख पा रहे हैं कि कई सारे ऐसे एआई आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है ना, वो एक इमेज जनरेट कर दे रहे हैं, वो एक स्केच बना दे रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन अभी भी जो एक क्रिएटिव, जो हम लोग कह लें क्रिएटिविटी ह्यूमन के पास में है, वो अभी भी एआई के पास में नहीं है, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन, एआई को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ना। फिर लिखा है डिपेंडेंस ऑफ अ डेटा, एआई कहाँ पे डिपेंडेंट है, आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट है डेटा पे, है ना। डेटा माइनिंग होती है, फिर आपका डेटा प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए पूरी एक ब्रांच को बनाया गया है, देखेंगे आप, डेटा साइंस नाम से, और एक पूरी ट्रेड चल रही है इसी के लिए ना। फिर देखो आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज, ना। एआई की जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और जो प्राइवेसी इशू हैं वो हमारे होते हैं। क्यों? फिर मान लो चैट जीपीटी से हम लोग कोई भी चीज़ें पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या वो जो सारा डेटा है आपका, वो कहीं ना कहीं पे स्टोर जरूर हो रहा होगा, और एआई जो है उससे हमारी जो प्राइवेसी है उसको क्या है, वो वो चीज़ हम मतलब हम लोग कह लेंगे जो प्राइवेसी है वो हमारी छीन नहीं है, कह सकते हो ना। फिर देखो लिखा है एथिकल कंसर्न्स, ठीक है। एआई बेस्ड एथिकल इशू सच एज कंसर्न अबाउट अ मशीन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस और द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस वेपन्स, है ना। अगर लेकिन क्या मान लो कि अब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, जैसे कि मान लो हेल्थ केयर के फील्ड में या मान लो जस्टिस सिस्टम में, तब क्या है, तब एआई जो है वो क्या, वो एथिकली, कि भाई मान लो इंसान है उसको बचाया जा सकता है, पर एआई का नहीं, खर्चा बहुत होगा, इसको मारने दो, तो क्या वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अनएथिकल काम कर रहा है ना। या फिर लिखा था और द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस वेपन्स, है ना। और जब कभी मान लो जो ऑटोनॉमस आते हैं, वेपन आते हैं, ऐसे मान लो हम कह लें कि जो इसराइल के पास उसका आयरन ड्रोम है ना, वो भी एक हम लोग कह सकते हैं कि एआई पे काम करता है, कि वो जान लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कहाँ पे मिसाइल आने वाली है, और अपने आप वो चीज़ें हो जाती हैं। तो जब कभी इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर इन चीज़ों पे काम होगा, ऑटोनोमस वेपन पे काम होगा जो ऑटोमेटिक चलेंगे, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एक एथिकल कंसर्न हमेशा बना रहेगा कि भाई क्या कहीं ऐसा ना हो कि जो, क्योंकि वो है तो एक मशीन ही एट द एंड, कि भाई कहीं मशीन में कोई लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। मान लो धक्का वक्का लग गया, कुछ हो गया, पता चला मशीन खराब हो गई, और क्या कर रही है वो, गोली चलानी चाहिए यहाँ पे, और वो उल्टा घूम के चला रही है गोली, है ना। तो ये चीज़ें सारी हैं। फिर लिखा है द लैक ऑफ अ क्लियर रेगुलेशन ऑन एआई कैन ऑल्सो पोज चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटेलिजेंट एजेंट की। ये मान लो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका शॉर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आइए, इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है, लिखा है इट इज अ सॉफ्टवेयर और अ सिस्टम दैट परसीव इट्स इन्वायरमेंट, टेक्स इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड परफॉर्म द एक्शन टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स। मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम, या हम लोग कह लें इन्वायरमेंट, जो क्या करेगा, जो अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से डेटा को इनपुट लेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, यूज करेगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटेलिजेंट एजेंट कहते हैं। इट यूजेस एआई टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑटोनोमसली। मतलब ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है एआई के अंदर, हम लोग कह लें एआई में यूज हो रहा है। इट यूज एआई का यूज करता है किसके लिए, टू मेक डिसीजन को लेने के लिए, और प्रॉब्लम को ऑटोनोमसली अपने आप से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब एआई जो ये है वो है क्या,
आइए, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जो किसका यूज़ कर रहा है? जो यूज़ कर रहा है एआई का। किस लिए यूज़ कर रहा है? ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसके गोल्स हैं उनको वो फुलफिल कर सके। क्लियर? तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला होता है सेंसर्स। ठीक है, एआई इसमें क्या होगा, आपके सेंसर लगे होंगे जो क्या करेंगे, फिजिकल सिस्टम, जैसे मान लो रोबोट्स हैं, सेंसर ना, रोबोट्स वगैरह हैं, मान लो कार वगैरह होती है, तो वो सेंस करेंगी अपने सराउंडिंग्स को और देखेंगी कि कैसा क्या माहौल। देखो ना, आपने देखा होगा एक छोटी सी कार आती है, एक कार आती है जिसको मान लो चलाओ, जब भी कहीं दीवार आने वाली होगी तो वो अपने आप पहले ही मुड़ जाएगी। तो वहीं क्या होता है, उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी क्या है, सेंसर लगे होते हैं जो क्या करता है, जो अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है ना। फिर देखो आपका आता है एक्यूडेटर्स, है ना। एक्वेटर्स देखो लिखा है, एक्वेटर्स आर द मैकेनिज्म दैट अलो द एआई एजेंट टू मे टेक एक्शन इन एनवायरनमेंट। अब उस एनवायरनमेंट में कैसे एक्शन लिया जाए, इसके लिए कौन काम करेगा? इसके लिए काम करेगा हमारा एक्वेटर्स। ठीक है, हम आपके आते हैं इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं? आर द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक चेंजेस टू द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द एजेंट डिसीजन, है ना। क्या होंगे कि अभी फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे दैट मेक चेंज, जो क्या करते हैं, जो बदलाव लाते हैं एनवायरनमेंट में बेस्ड ऑन द एजेंट डिसीजन। किसके अकॉर्डिंग? एजेंट के, आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन रोबोट्स इफेक्टर्स आर द इंक्लूड आर्म्स, लेग्स एंड अदर टूल्स यूज्ड टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स और इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, है ना। देखो जैसे कि मान लो हम लोग कह लें कि मान लो अगर रोबोट्स हैं, तो रोबोट्स में हम लोग एग्जांपल लेंगे रोबोट्स का, तो रोबोट्स के अंदर सेंसर्स क्या होंगे? उसके कैमरा है, माइक्रोफोन है, या मान लो उसके जो टेम्परेचर सेंसर हैं, ये सारे क्या होंगे? उसके सेंसर्स होंगे। ठीक है, फिर देखो रोबोट के अंदर ही एक्ट्यूएटर्स क्या होंगे? जो उसकी मोटर है या जो उसके व्हील हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो उस इन्वायरमेंट में कैसे मूव कर सकता है, ये सारे क्या हो गए? एक्ट्यूएटर्स हो गए इसके। ठीक है, ठीक। फिर देखो आपका आता है इफेक्टर्स। देखो इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स क्या होंगे? इफेक्टर्स कैन बी रिफर्ड, हाँ देखो कहाँ गया आपका, ये देखो रोबोट्स के अंदर जो इफेक्टर्स है वो क्या, वो उसकी आर्म्स होंगी, बाहें होंगी, लेग होगा, और जो अदर टूल्स हैं जो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई मोटर चली। ठीक है, तो जो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा किस पे? उसके आर्म्स पे, कि भाई उसका हाथ हिल रहा है, उसके पैर चल रहे हैं धीरे धीरे आगे करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर देखो लिखा है चैलेंजेस ऑफ यूजिंग द इंटेलिजेंट एजेंट। क्या क्या चैलेंजेस आती हैं? तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है इसकी, है ना। अनसर्टिनिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है हमें। या लर्निंग एंड अडेप्टेशन, है ना। एआई को, इनको क्या करना, लर्निंग एजेंट्स नीड टू बी एबल टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो एजेंट्स हैं क्या, नीड टू बी एबल, उनको टाइम लगता है, उनको सीखना पड़ता है कहाँ पे, अपने उनके एक्सपीरियंस हैं, एंड इम्प्रूव ओवर टाइम, और धीरे धीरे करके उनको इम्प्रूव भी करना पड़ता है ना। हाउ एवर द बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन लर्न इन अ वे दैट इज बोथ सेफ एंड इफेक्टिव विद द चैलेंज, ये भी एक चैलेंज की तरह से हमारे सामने आता है ना। फिर देखो लिखा है एथिकल कंसर्न्स, वही तुमने बात करा ऊपर अभी ना, एथिकल वाले सारे इश्यूज के मामले भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपका आ गया सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, है ना। सिक्योरिटी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी रहती है। इन सारे पॉइंट्स को ना आप एक काम करिएगा, ऐसे मान लो आप कॉपी में आपने डाला हेडिंग नंबर ये कि भाई अगर नोट्स परचेज कर रहे हो ना, तो लिंक जो है नोट्स की वो तो पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक नहीं, अगर कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो तो क्या करो, कॉपी ले लो, उसमें डालो हेडिंग। ठीक है, मान लो ये हेडिंग H1 होगा, ये इसके अंदर तो खाली पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लिख लो। कहानी हम सुना ही रहे हैं, समझ लो उनको। ठीक है, फिर देखो आपका आता है रिसोर्सेस लिमिटेशन। जो एआई है क्या, उसके पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स है कि भाई जो डेटा हम लोग डालेंगे वही डेटा क्या करेगा, जो एआई है उसको लेगा। ठीक, फिर देखो आपका आता है डिपेंडेंस ऑन डेटा, कि भाई जो एआई है वो क्या होता है, वो हमारा डेटा पे हमेशा डिपेंडेंट रहता है। उसको कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो वो बिना डेटा के नहीं ले सकता ना। देखो इंटेलिजेंट एजेंट रियली हैवली ऑन द डेटा टू फंक्शन प्रॉपर्ली। इफ द डेटा दे आर ट्रेन्ड ऑन इज कंप्लीट इज बाय द एजेंट्स डिसीजन मे बी फ्लॉड और डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब अगर जो डेटा मान लो गलत, मान लो कोई इंटेलिजेंट एजेंट है, उसको डेटा ही गलत मिल गया, तो क्या होगा, तो जो उसका डिसीजन होगा वो क्या होगा, वो गलत हो सकता है, या डिस्क्रिमिनेशन वाला करने वाला भी वो हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक हाँ, दिस वॉज आवर लेक्चर ऑफ एआई, है ना। ये हमारा था लेक्चर इसका एआई का, और हमारा इसी के साथ में चैप्टर नंबर आपका 5 है, सॉरी 6 था, वो यहाँ से कवर अप हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एक बार दोबारा से देख लो। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेना, की फीचर्स पढ़ लेना। हिस्ट्री में आपका जो ये था आपका एआई विंटर, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर ऑफ एआई, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एआई इन डिफरेंट फील्ड्स,
इसको जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एडवांटेजेस क्या क्या है एआई की, और ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्या, ये तो इंपॉर्टेंट आपका साथ में है ही है। फिर आपका आईए इंटेलिजेंट क्या होता है, होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मान लो। कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं, सेंसर, एक्चुएटर्स और आपका एक्चुएटर्स और आपका इफेक्टर्स, ठीक है। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर देखो आपका आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक, तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक काम और करना, जाना है ऐसे यहाँ पे और खोलना अपनी यूट्यूब को खोल लेना यहाँ से, ठीक। और यूट्यूब को खोलने के बाद खुल जाओ भैया, ठीक। यहाँ जाना किस पे, पास्ट एंड पिक्सल्स, ठीक। इसमें गए हम और हमने, अरे पास्ट एंड पिक्सल्स है ना, इसमें जाना चैनल पे, ठीक। यहाँ पे जाके शॉर्ट सेक्शन में जाना, और देखो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कई सारे शॉर्ट्स दिए गए हैं ना, ये सारे आपके एमसीक्यूज के शॉर्ट हैं। इन क्वेश्चन को एक बार लगाओ और इसके आंसर्स को कमेंट्स में जरूर से जरूर दो, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और हमें पता चले कि आप लोग कितने लेवल पे अभी इस समय है, ठीक है। बाकी आपको जाना है फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में, और यहाँ जाके इस सेक्शन में प्लेलिस्ट वाले देखो कहीं होगा रिवीजन क्लासेस, है ना, देखो ये लिखा हुआ है, इस वाली प्लेलिस्ट को क्या कर लेना, यहाँ से सेव कर लेना, ताकि जो भी कोई भी आपके क्वेश्चन आए इसके अंदर, तो आप उनको क्या करें, उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, कवर अप कर सकें, और आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी पार्ट यहाँ मिस ना हो। देखो लाइन क्लास पड़ी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9, और ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है मैं कौन सी है, ये हमारी 10वीं क्लास है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, है ना, जय हिंद। और बहुत दिन से कैमरे पे नहीं आए थे, बना देते हैं अपना इंसान हंसता लगाता हुआ, ठीक है, ठीक। खुश रहिए, अपना और अपने को ख्याल रखिए, जय हिंद।